साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं विज़न आईएएस की और ये प्रीलिम्स 2023 के लिए है, जिसमें यूपीएससी के जो होने वाला है प्रीलिम्स का, तो उसके लिए है। साथ साथ पीसीएस में भी ये टेस्ट सीरीज़ अच्छे से वर्क करती है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज़ तीसरी टेस्ट सीरीज़ का चौथा पार्ट है। हम लोग 25-25 प्रश्नों को देखते हैं हर एक वीडियो में, ठीक है। तो हमने 75 तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज 76 से लेके 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इसी से जो है हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज़ समाप्त हो जाएगी। फिर चौथी आएगी, वो भी ज्योग्राफी पे ही रहेगी। चौथी टेस्ट सीरीज़ भी ज्योग्राफी पे। हमने पहली टेस्ट सीरीज़ से शुरुआत की थी। पहली और दूसरी हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ जो है पॉलिटी की रही है, जिसमें 8 पार्टों में डिवाइड किया गया था जिसको, ठीक है। और इसी तरह ज्योग्राफी के भी 2 टेस्ट सीरीज है, जिसको भी 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 25-25 प्रश्न इसलिए भी शामिल किए जाते हैं जिससे हमको जो है पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, जिससे हम जब प्रीलिम्स आए तो एग्ज़ाम के दौरान हम प्रश्न को अच्छे से समझ के और उसको सही सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि प्रीलिम्स हिंदी मीडियम से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि हम प्रश्नों की प्रकृति को समझ नहीं पाते। तो हम वीडियो को एक्सप्लेन के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे जो है प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सभी के साथ शेयर कर दीजिए जिससे सभी को ये वीडियो मिल जाए, और जो है अगले साल जिनका प्रीलिम्स है उनके लिए खासकर ये लाभकारी सिद्ध होगा। जितने भी टेस्ट करा रहा हूँ आप सारे टेस्ट देख लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज़ के अलावा हमारी जो है पीसीएस के लिए अलग से, पीसीएस प्लस समीक्षा अधिकारी के लिए अलग से टेस्ट सीरीज चल रही, हिंदी आरओ के लिए टेस्ट चल रही है, निबंध की सारी क्लासेस मैंने दे दी हैं। साथ साथ अब इथिक्स GS 4 की यानी इथिक्स की क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। डेली बेसिस पे आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जो है अगले साल अगर वाकई तैयारी कर रहे हैं, अगले साल के लिए सीरियस है, नेक्स्ट ईयर 2023 में अगर वाकई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या 2024 में एग्ज़ाम सीरियसली देना चाहते हैं, तो आप इसको देखते रहिए। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज़ लगाने से हमारी हैबिट बन जाती है प्रश्नों को सॉल्व करने की। और ये टेस्ट सीरीज़ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे देता हूँ, आप वहाँ जाके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी PDF, ठीक है, और ख़ुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप सॉल्व करिए टेस्ट सीरीज़ को, उसके बाद आइए आंसर देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। उससे ठीक आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं प्रीलिम्स में कितना अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, ठीक। तो ये रही जो है हमारी स्ट्रेटजी। अब चलते हैं आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा या से उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या ठहराया जा सकता है। जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है और सर्दियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या जो है और जो उत्तर भारत की तरफ रहते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड हो गया, या हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। इन राज्यों में क्या है कि बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो उसका क्या कारण है, क्या चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार देखिए कारक होते हैं उत्तर भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीयता, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। इसका कारण ये है कि जो महाद्वीपीयता है यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के नियंत्रण प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में होने वाला हिमपात, दूसरा भी सही है। यानी निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमपात से शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या है ठंड बढ़ जाती है। तीसरा कारण है कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी हवाएं, बिल्कुल ये भी सही है, कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी हवाएं। अब मुझे आप ये बताइए कि कैस्पियन सागर है कहाँ पे। कैस्पियन सागर जो है कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब जो है कंट्रीज़ का बॉर्डर बनाता है, ठीक है। कैस्पियन सागर आप देखेंगे तो आप जो कंट्री मैंने बताया वहाँ पे आपको बीच में दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ से क्या आती हैं, वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। इस वजह से जो है उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ती है। यानी फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में ठंड और कोहरे के कारण शीतलहर लाती हैं, ठीक है। इस वजह से
ठंडी हवाएं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सामग्री वितरण नेटवर्क यानी CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसे कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी सामग्री वितरण नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। पहला कथन है हमारा, यह सर्वरों के भौगोलिक रूप में वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री की तीव्रता आपूर्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यानी ये करंट का सवाल है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें मार्च के करंट शामिल है। तो इसमें क्या है कि हाल ही में दूरसंचार कंपनियों ने सामग्री वितरण नेटवर्क को विनियमित करने के समर्थन का प्रस्ताव किया है। ठीक है, CDN को नेट न्यूट्रलिटी पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की वर्ष 2017 की अनुशंसाओं से बाहर रखा गया था। ठीक है, तो दूसरा भी कथन हमारा सही है कि भारत में सामग्री वितरण नेटवर्क भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं। ठीक, और पहला इसलिए सही है क्योंकि CDN नेटवर्कों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री की तीव्र आपूर्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन हमारे सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण विसंगति पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गुरुत्वाकर्षण विसंगति, गुरुत्वाकर्षण विसंगति का जो है, यानी गुरुत्वाकर्षण विसंगति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटी एनोमैली। ठीक है, ग्रेविटी एनोमैली कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण विसंगति का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है, ये हमको जानना है। हमारा जो है तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। कौन सा? यह गुरुत्वाकर्षण के अवलोकित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण विसंगति क्या है? यह गुरुत्वाकर्षण के अवलोकित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के बारे में हमको जानना है। ठीक, पहला कथन है हमारा, ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित होते हैं। दूसरा है ये तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। तीसरा है यह द्वीपों को 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये देखना है, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। ठीक, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? लक्षद्वीप समूह के बारे में। ठीक है, तो पहला कथन हमारा क्या कहता है? पहला कथन कहता है ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। ठीक, तो पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जब पहला हमारा सही है तो इसका मतलब क्या हो गया? अब हमारे पास जो है पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट, तीसरा ऑप्शन कट गया, बचा हमारा सी और डी। दूसरा देख लेते हैं, ये तमिलनाडु के तट पे अवस्थित है, तो दूसरा कथन हमारा गलत है। लक्षद्वीप जो है कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप मालाबार तट से दूर अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में, तमिलनाडु के तट पर नहीं बल्कि अरब सागर में, यानी मालाबार तट पे, अरब सागर में, अरब सागर में मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट पे अवस्थित है। ठीक, तीसरा कथन है हमारा, इन द्वीपों को 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो तीसरा भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इन द्वीपों को जो है, इन द्वीपों के पूरे समूह को 11 डिग्री, कौन से? 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो हमारा दूसरा और तीसरा कथन गलत है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, समझते जाइएगा चीज़ों को तो प्रश्न करना आसान होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मरुस्थलों के प्रकार, विशेषताएं, कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। ठीक है, एक तरफ मरुस्थलों के प्रकार दिया गया है, एक तरफ विशेषताएं दी गई हैं। तो पहले तरह का मरुस्थल है क्या? हमादा। हमादा, ठीक। तो हमादा जो है किस प्रकार का मरुस्थल है? हमादा एक चट्टानी मरुस्थल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, चट्टानी मरुस्थल है। उबड़ खाबड़ बालू टिब्बों के विशाल खंड नहीं है, बल्कि क्या है? चट्टानी मरुस्थल है। इसमें जो है नग्न शैलों के बड़े शैलपृष्ठ होते हैं, जिस पर रेत और धूल पवन द्वारा साफ हो जाते हैं। अनावृत चट्टानें रेत और धूल कणों द्वारा अच्छी तरह से चिकना और पॉलिश कर दिए जाते हैं। ये प्रदेश नग्न और ऊसर या अनुर्वर होते हैं, ठीक, यानी उपजाऊ नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है रेग। रेग कोणीय कंकड़ और बजरी की विस्तृत चट्टानें होती हैं, बिल्कुल सही है। रेग जो होती हैं वो एक पथरीला मरुस्थल होता है या कोणीय कंकड़ और बजरी की विस्तृत चट्टानों से बना है, ठीक है, जिसे पवनें अपवाहन यानी उड़ाकर ले जाने में सक्षम नहीं होती है। लीबिया और मिस्र में इसके लिए सेरिड शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? सेरिड शब्द का प्रयोग। सेरिड शब्द लीबिया और मिस्र में जो रेग है, सीरिया और मिस्र में क्या बोलते हैं? सेरिड बोलते हैं, ठीक है। अफ्रीका में अन्यत्र बोलते हैं, पथरीले मरुस्थलों को रेग कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका में क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर अगला कथन है हमारा एर्ग। एर्ग क्या होते हैं? एर्ग होते हैं रेतीला मरुस्थल, यानी तीसरा भी हमारा गलत है। एर्ग क्या होते हैं? रेतीले मरुस्थल होते हैं। यह रेत का समुद्र है जो मरुस्थलीय दृश्यों के लोकप्रिय दृश्य को दर्शाता है। पवने मरुस्थलों के बीचों बीच ऊंचे नीचे बालू टिब्बों के विशाल हिस्सों का निक्षेप करती है। टिब्बा सतहों पर तरंगों के पेचीदे प्रतिरूप पवनों की दिशा का संकेत देते हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो हमारा तीसरा कथन भी गलत है, ठीक, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो हमारा सी सुमेलित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है विषुवत वृत्त एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। दूसरा है कोई भी भारतीय नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही कथन है? पहला कथन दिया है कि विषुवत वृत्त एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है। एशिया महाद्वीप से होकर विषुवत वृत्त गुजरता है। उनमें कौन कौन शामिल होता है? उसमें शामिल होता है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया शामिल है। विश्व के चारों तरफ वृत्त बनाने वाली यह काल्पनिक रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। मैं नाम बता देता हूँ विषुवत वृत्त कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में किरिबाती, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, अफ्रीका में साओ टोम एंड प्रिंसेस, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, केन्या, युगांडा और सोमालिया, तथा एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया से गुजरते हैं। कौन? विषुवत वृत्त, ठीक है। दूसरा कथन है कोई भी भारतीय नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती, बिल्कुल गलत कथन है। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, ठीक है। और अफ्रीका में कांगो नदी 2 बार विषुवत वृत्त से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो है अफ्रीका में कांगो, ठीक है, कांगो नदी जो है 2 बार विषुवत वृत्त से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो पूछा कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, पहला कथन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर्स का सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। करंट के सवाल ना गलत होने पाए, क्योंकि कम से कम 25 क्वेश्चन करंट के आते हैं यूपीएससी में, जानते ही हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्ट आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट आते हैं। तो हमारा प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहे
SUPACE और SUVACE को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ रूप में क्या वर्णित किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण के रूप में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई एवं अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या किया, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर को संक्षिप्त रूप में SUVAS और SUVAS कहा जाता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा प्रशिक्षित एक मशीनी सहायता प्राप्त अनुवाद उपकरण है। यह उपकरण विशेष रूप से न्यायिक क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में अंग्रेजी न्यायिक दस्तावेजों, आदेशों या निर्णयों को 9 स्थानीय भाषाओं की लिपियों में एवं ठीक इसी प्रकार 9 स्थानीय भाषाओं के दस्तावेजों को अंग्रेजी लिपि में अनुवाद करने की क्षमता और सामर्थ्य रखता है। ठीक है, न्यायिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत की दिशा में यह पहला कदम है। ठीक है, भारत के पूर्व न्यायाधीश ने कौन, S.A. बोबडे की एक पसंदीदा परियोजना न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का पोर्टल यानी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी यानी सुपेश SUPACE सुपेश एक ऐसा उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्रित करता है तथा न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। ठीक, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, जब AI हो गया है तो जैसे सुनवाई वगैरह सब होती है इंग्लिश में होती है, तो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, वो अपनी भाषा में जो है उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो कितनी भाषाओं में जो है वो अनुवाद कर सकता है? तो 9 भाषाओं में जो है वो अनुवाद कर सकता है। ठीक, AI जो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वार स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वार स्थलाकृति, ठीक है, द्वार स्थलाकृति के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा पहला कथन है, ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ बाढ़ के मैदान है। बिल्कुल सही है। द्वार स्थलाकृति जो होते हैं, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय द्वार संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। द्वार जलोढ़ बाढ़ के मैदान होते हैं जो हिमालय के बाह्य गिरिपादों के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में अवस्थित होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा है हमारा, संकोश नदी इसे पूर्व और पश्चिमी द्वार में विभाजित करती है। दूसरा क्या है, संकोश नदी इसे पूर्वी और पश्चिमी द्वार में विभाजित करती है। बिल्कुल सही है। जो संकोश नदी है या क्षेत्र या प्रदेश को संकोश नदी पूर्वी और पश्चिमी द्वार में विभाजित करती है। ठीक, पश्चिमी द्वार को बंगाल द्वार के रूप में जाना जाता है और पूर्वी द्वारों को असम द्वार के रूप में जाना जाता है। द्वार उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल में उपस्थित तराई के समान होते हैं। तीसरा है, ये चाय की रोपण कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। बिल्कुल सही है। जो द्वार होते हैं, द्वार इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये चाय बागानों के लिए उपयोगी होते हैं। ध्यान देने योग्य है कि इस क्षेत्र में शिवालिक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीनों कथन सही हैं तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कुछ नदियां दी गई हैं और लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त नदियों के जलग्रहण क्षेत्र भारत में का घटता हुआ सही क्रम है। ठीक है, तो घटता हुआ जलग्रहण क्षेत्र देखना है, तो घटता हुआ जलग्रहण क्षेत्र हो जाएगा हमारा, पहले नंबर पे हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, उससे कम जलग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का और ब्रह्मपुत्र के बाद होगा महानदी का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है? जलग्रहण क्षेत्र जान लीजिए थोड़ा सा। जलग्रहण क्षेत्र भूमि का ऐसा क्षेत्र होता है जहां वर्षा होने पर जल एकत्रित होता है, ठीक है। यह क्षेत्र प्रायः पहाड़ियों से घिरा होता है। जैसे जैसे जल भूदृश्य के ऊपर प्रवाहित होता है, यह सरिताओं में और मृदा के संस्तरों के भीतर अपना मार्ग खोज लेता है। अंततः यह जल नदी को पोषित करता है। इससे कुछ जल भूमिगत रहता है और कम वर्षा के दौरान नदी को धीरे धीरे पोषित करता रहता है, ठीक है। तो ये होता है जलग्रहण क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं ये देखना है। पहला हमारा कथन है, साफ आसमान और शांत पवने इन चक्रवातों की पहचान होती है। बिल्कुल सही है। प्रति चक्रवात जो होते हैं, प्रति चक्रवात चक्रवातों के विपरीत होते हैं, ठीक है। इनमें केंद्र में उच्च दाब होता है और समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं, ठीक। दाब प्रवणता कम होती है, अतः पवनें मंद गति से चलती हैं, ठीक है। और प्रति चक्रवात सामान्य रूप से सुहावने मौसम की शुरुआत करते हैं। आसमान साफ होता है, पवन शांत होती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? सघन कोहरा हो जाता है। प्रति चक्रवाती परिस्थितियां कुछ दिनों या हफ्तों तक रह सकती हैं और फिर शांतिपूर्वक तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, ठीक। दूसरा कथन है हमारा, प्रति चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती हैं। बिल्कुल गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। प्रति चक्रवात में पवनों का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होता है। कहाँ किधर होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है और यह विक्षेपण के अधीन भी होता है, ठीक है। लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, ठीक है, उत्तरी में दक्षिणावर्त चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं, ठीक है। ये उल्टा लिखा हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, एक कथन दिया हुआ है और पूछा है किसके बारे में है जो है, ठीक। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है, यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के किनारे अवस्थित है। कहा जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदियां तुंगा, भद्रा और नेत्रावती का उद्गम यहीं से हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में मालाबार सिबेट, जंगली कुत्ते, स्लॉथ बियर और चित्तीदार हिरण शामिल है, ठीक है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया है? तो अगर आप ये पढ़े होंगे कि ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के किनारे अवस्थित है और इसमें 3 नदियां तुंगा, भद्रा और नेत्रावती का उद्गम होता है, ठीक है। और यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में मालाबार सिबेट, जंगली कुत्ते, स्लॉथ बियर और चित्तीदार हिरण शामिल है। तो इससे ठीक ठीक आइडिया लग गया होगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो इसे जो है ये ऐसा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की ऐसी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब ये जो तीनों और बसते हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के असम राज्य के शोणितपुर जिले में है। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। याद रखिएगा, मैं सबका बता दे रहा हूँ। असम के शोणितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में अवस्थित है, ठीक है। नामेरी उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पक्षियों का स्वर्ग किस उद्यान को कहा जाता है, तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है उसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। यह क्षेत्र जिया भरोली नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे नामता दीजी, दिनाई, डोईगुरुंग, नामेरी, डिकोराई, खारी आदि से घिरा हुआ है। सांभर और भौंकने वाले हिरण यानी बार्किंग डियर, हाग हिरण, जंगली सुअर और गौर के रूप में एक व्यापक शिकार आधार विद्यमान है। इसके साथ ही लगभग 3000 घरेलू मवेशी भी बाघ और कुत्तों के इस शिकार आधार में शामिल है, ठीक। ये हो गया हमारा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। अब एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में, कहाँ है? केरल में, ठीक है। यह केरल के इडुक्की जिले में है, ठीक। केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है, ठीक है। यह केरल राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है। एराविकुलम केरल का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। हिमालय के दक्षिण में भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है उसकी ऊंचाई। ठीक है। इसी उद्यान के भीतर स्थित है। ठीक है। अनेक बारहमासी नदियां इस उद्यान से होकर गुजरती हैं। ये नदियां पश्चिम में पेरियार नदी और पूर्व में कावेरी नदी की सहायक नदियों में विलीन हो जाती हैं। ठीक। तो ये हो गया एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब बचा है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में। तो कहाँ है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु शहर से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। यह विश्व के कुछ उन स्थानों में से एक है जहां एक बड़े शहर के इतने निकट निर्जन वन प्रदेश संरक्षित है। ठीक है। बेंगलुरु बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का विजन नागरिकों, विशेष रूप से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चों के लिए बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के भीतर प्रसिद्ध चंपक धाम पहाड़ियों की घाटी में वनों के बीच शहर के बहुत नज़दीक एक जैविक मनोरंजन केंद्र की सुविधा का विकास करना है। इस विजन को पूरा करने के लिए वर्ष 1972 में एक छोटा चिड़ियाघर बनाया गया था, जो क्रमिक रूप से वर्ष 2002 तक वर्तमान राष्ट्रीय उद्यान में रूपांतरित हो गया। ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की संरचना के बारे में हमको देखना है। तो पहला कथन है हमारा, पहला कथन है कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही है। जो क्षोभ मंडल की मोटाई होती है वह विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। देखिए, तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 जो है विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल वायु का सबसे निचला संस्तर होता है। इसकी औसत ऊंचाई से लगभग 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक है। तथा यह ध्रुवों के निकट लगभग 8 किलोमीटर एवं विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। ठीक है। इस संस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तन इसी संस्तर में होते हैं। इस संस्तर में लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। ठीक है। यह सभी जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। ठीक है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से पृथक करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं, यानी ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है। क्षोभ सीमा में वायु का तापमान विषुवत वृत्त के ऊपर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसलिए इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हमारा दूसरा कथन है कि मध्य मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। ठीक है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। ठीक है। तापमान में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को ही मध्य सीमा कहते हैं। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला कथन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीटलैंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन हमारा सही है? ठीक है। पहला कथन है कि इनका विस्तार 10% से अधिक वैश्विक भूमि पर है। इनका विस्तार 10% से अधिक वैश्विक भूमि पर है। तो पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इनका विस्तार 3% भूमि पर है। कितना? 3, 10 नहीं बल्कि 3% जो है भूमि पर ही है। ठीक है, वास्तविक भूमि पर ही है पीटलैंड का विस्तार। ठीक है।
दूसरा कथन है इसमें जलभराव की स्थितियां होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मृत पादप अवशेषों के सूक्ष्मजीवीय क्षय को समाप्त करती है। तो दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो है पीट्सलैंड आर्द्र भूमियों का एक वर्ग है जो जल प्लावित पारितंत्र होते हैं। जल भराव की स्थितियां इनमें कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मृत पादपों के अवशेषों का सूक्ष्मजीवीय क्षय धीमा कर देती है। ठीक, यह वायुमंडल में गैस के पुनः प्रवेश को रोकता है। ठीक, तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं? सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हमारे कौन कौन से सिद्धांत जो है संबंधित हैं? तो हमारा बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत है पहला। तो दूसरा है हायल की स्थिर अवस्था संकल्पना, दूसरा भी सही है। तीसरा है द बिग स्प्लैट सिद्धांत, तो तीसरा हमारा कथन नहीं है। तो हमारा कौन सा कथन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों के संचरण प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंपीय तरंगों के संचरण प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा जो है अब जानना है कौन से कथन सही है। पहला कथन है प्रारंभिक तरंगे पदार्थ में गर्त और उभार बनाती हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है द्वितीयक तरंगे पदार्थ में फैलाव एवं संकुचन उत्पन्न करती हैं, दूसरा भी गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि प्राथमिक तरंग जो होती है वो तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती है। ये तरंग संचरण की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है जिससे शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो पहला और दूसरा लिख गया है, दूसरा पहला लिख गया है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा द्वितीय तरंगे पदार्थ में फैलाव संकुचन उत्पन्न करती हैं, तो यह भी गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा कि घनत्व में भिन्नता का कारण पी तरंगे होती हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं, इसलिए पदार्थ में गर्त और उभार जो है बनाती हैं। ठीक, तो हमारा कथन डी हो जाएगा, दोनों सही, ना तो एक ना तो दो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भू आकृति के प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है हमारा बहिर्जनिक बल अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर प्राप्त करते हैं जबकि अंतर्जनिक बल अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, गलत कथन है। दूसरा है बहिर्जनिक बलों की क्रियाएं निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती रहती हैं जबकि अंतर्जनित बलों के कार्यों से भू आकृतियों का विघर्षण तथा गर्तों का भराव होता है, तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला क्यों गलत है ये जान लीजिए। तो पहला इसलिए गलत है क्योंकि बाह्य बलों को जो है क्योंकि बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य की अंतिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित वायुमंडल से और विवर्तनिक कारकों द्वारा उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। ठीक है, जबकि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल होती है। ठीक, पृथ्वी के अंदर की यह ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी होती है। ठीक, यानी उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता और भीतर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। ठीक, दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो है बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप धरातल पर उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन या गर्तों का भराव होता है। ठीक है, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावत के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन यानी ग्रेडेशन कहते हैं। अंतर्जनित बल निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाते हैं या निर्माण करते हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को समतल या समान करने में विफल रहती हैं।
ठीक, इसीलिए दोनों कथन हमारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तिलहन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु व्यापक योजना लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पहला कथन है हमारा, विगत 5 वर्षों में खाद्य तेल के आयात में निरंतर वृद्धि हुई है। पहला कथन गलत है। दूसरा है, कुल आयातित खाद्य तेल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% है। दूसरा कथन हमारा सही है। ठीक है, पहला क्यों गलत है ये जानना जरूरी है। तो पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो है 2019-20 में जो है ये जो तेल मांग है 5 वर्षों में ये गिरकर 13.4 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। इस प्रकार विगत 5 वर्षों में खाद्य तेलों के आयात में निरंतर वृद्धि नहीं हुई है। ठीक, पहला कथन इसलिए हमारा गलत है। दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा कथन हमारा सही है, यानी कुल आयातित खाद्य तेलों में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% है। तो सही कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पश्चिमी विक्षोभ आप पढ़े होंगे, पश्चिमी विक्षोभ जानते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ होता है रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट, भारत में इसके आगमन की विशेषता है। मतलब पहला कथन सही नहीं है, ये पूछा कथन सही नहीं है, तो रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट भारत के इसके आगमन की विशेषता नहीं है। ठीक, पश्चिमी विक्षोभ जो है होता क्या है ये जान लीजिए। ये उत्तर भारत में रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। ये पूर्वी मध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवातीय अवदाब हैं। ठीक है, पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करते हैं। ठीक, तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ हल्के चक्रवाती अवदाब हैं जो पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। ठीक है, पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और सामान्यतः रात्रि के तापमान में वृद्धि को इन विक्षोभों के आगमन का पूर्व संकेत माना जाता है। तो गिरावट नहीं बल्कि वृद्धि क्या हो जाएगा? रात्रि के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है तो इनके आगमन की संकेत हमको मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से कौन सी फसलों की वृद्धि में सहायता करते हैं? भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से कौन सी फसलों की वृद्धि में सहायता करते हैं? तो जो स्थानीय तूफान आते हैं उसमें से कौन सी फसल बढ़ती है? तो उससे जो है बढ़ती है हमारी कॉफ़ी, फिर बढ़ती है चाय और बढ़ती है जूट। ठीक है, गर्मी में सरसों होती ही नहीं है, तो कॉफ़ी, चाय और जूट। तो ग्रीष्म ऋतुओं में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। एक तो है आम्र वर्षा, इसमें पहला कथन सही है। स्थानीय तूफान ग्रीष्म ऋतुओं में कौन कौन से आते हैं मैं बता देता हूँ। पहले तो आम्र वर्षा, जिसे मैंगो सावर कहा जाता है, यानी यह ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती, जो केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप से इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। ठीक है, दूसरे तरह की होती है स्थानीय तूफान फूलों वाली बौछार, यानी ब्लॉसम सावर। इस बौछार से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। ठीक, तीसरा है काल बैसाखी, जिसे नॉर्वेस्टर्स कहा जाता है।
बंगाल और असम में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। ठीक, इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। ये बौछारें चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए उपयोगी होती हैं। असम में इन तूफानों को बरदौली छीड़ा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। फिर चौथे प्रकार की कौन सी होती है? लू होती है, जो गर्मियों में चलती है स्थानीय पवन। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, फिर होती है सरसों, रबी की फसल है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में आने वाले तूफान इसके विकास में सहायता नहीं करते हैं। सरसों रबी की फसल है, यानी ये सर्दियों में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमारा पहला, एक तरफ महासागरीय धाराएं दी हैं, एक तरफ प्रकृति दी है। ठीक है, इस पे जो है मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, उससे एक प्रश्न 100% आएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक, तो हमारी जो है किस प्रकार की धारा किस प्रकृति के हैं, तो देख लेते हैं। ओयाशियो की धारा, ओयाशियो की धारा हमारी ठंडी प्रकृति की है, बिल्कुल सही है। ओयाशियो की धारा जो है ठंडी होती है। फिर है क्यूरोशियो की धारा, क्यूरोशियो की धारा गर्म होती है, बिल्कुल सही है। फिर है कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा जो है हमारी गर्म नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? ठंडी होती है। तो ओयोशियो की धारा हमारी ठंडी हो गई, क्यूरोशियो की धारा गर्म हो गई, कैलिफोर्निया की धारा हमारी ठंडी हो गई। तो तीसरा गलत है, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं कुछ और धाराओं को बता देता हूँ जो प्रशांत महासागर में चलती हैं और दक्षिणी प्रशांत महासागर में वामावर्त परिसंचरण में गतिमान होती है। ठीक है, कौन कौन सी? उत्तरी विषुवतीय धारा, वो गर्म होती है। दक्षिणी विषुवतीय धारा भी गर्म होती है। विषुवतीय विपरीत धारा या प्रतिधारा भी गर्म होती है। क्यूरोशियो धारा गर्म होती है। उत्तरी प्रशांत अपवाह गर्म होती है। ओयाशियो धारा ठंडी होती है। कैलिफोर्निया धारा भी ठंडी होती है। पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा भी ठंडी होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म होती है। अलास्का धारा गर्म होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध ज्वालामुखी हॉट स्पॉट भी हैं? कौन से पर्यटन प्रसिद्ध स्थल ज्वालामुखी हॉट स्पॉट भी हैं? ठीक, तो गैलापोस्ट द्वीप बिल्कुल सही है, हवाई द्वीप बिल्कुल सही है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, तीनों सही हैं। ठीक है, जो कि ज्वालामुखी हॉट स्पॉट हैं और पर्यटन स्थल भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन से? गैलापागोस द्वीप, हवाई और येलोस्टोन नेशनल पार्क तीनों हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साटा शब्दों का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, रट लीजिए। पछुआ पवनों को कहा जाता है। ठीक है, पछुआ पवनों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ के बीच जहाँ समुद्र का व्यापक विस्तार है, पछुआ पवनें वर्ष भर बहुत अधिक तीव्र और नियमितता के साथ बहती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहुत अधिक वर्षा लेकर आती हैं। इनमें मौसम आर्द्र और तूफानी हो जाता है। इस प्रकार नाविक पश्चिमी पवनों को इनके अक्षांशों में आने वाले तूफानों के अलग अलग स्तर के अनुसार गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा के नामों से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करंट का सवाल है, पूछा यह गया है कि
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहे पद सामान्य सहमति का तात्पर्य है। तो एक टर्म जो है सुर्खियों में रहा है सामान्य सहमति, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी राज्य के भीतर मामलों की जांच के लिए प्रकरण विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सहमति का अर्थ ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिएगा। प्रश्न है, जैसे ही कोई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है वह क्या देखेगा? यानी कोई व्यक्ति है वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर बढ़ता है तो वो क्या देखेगा? तो वह देखेगा देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। क्या देखेगा? देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पहला कथन क्यों नहीं सही है? क्यों सही नहीं है देशांतरों की लंबाई में कमी? क्योंकि देशांतर एक कोणीय दूरी है जिससे भूमध्य रेखा के साथ प्रधान माध्यान्ह रेखा के पूर्व या पश्चिम में डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि विश्व के आधे भाग को 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर की डिग्री में और दूसरे आधे भाग को 180 तक पश्चिमी देशांतर की डिग्री में मापा जाता है। देशांतर की प्रत्येक रेखा पृथ्वी की परिधि के आधे के बराबर होती है क्योंकि प्रत्येक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, ठीक है, और भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। इसलिए सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, भले ही प्रेक्षक की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह ध्रुव पर हो या भूमध्य रेखा पर, ठीक। दूसरा कथन सही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देशांतर ध्रुवों की ओर अभिसरित होते हैं, दो संगत देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की ओर घटती जाती है। यह दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, ठीक। तीसरा हमारा कथन क्यों गलत है? तुंगता में वृद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि किसी स्थान की तुंगता यानी एल्टीट्यूड समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई होती है। इसका किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि रूस में जो यूराल पहाड़ियों की ऊंचाई है उत्तर भारतीय मैदानों की तुलना में अधिक है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यूराल पहाड़ों से भी अधिक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, ठीक। प्रश्न है, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा कथन सही है ये देखना है। पहला कथन है, यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यह गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत, ठीक, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, ठीक है। और क्यों ये चर्चा में रहा है? क्योंकि जो है हाल ही में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। फिर दूसरा कथन है हमारा, इसे भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के निर्माण और कार्यों की निर्बाध आवाजाही यानी निर्माण और कार्गो की निर्बाध आवाजाही के लिए और संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। तो दूसरा कथन हमारा सही है क्योंकि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के निर्माण और कार्गो एवं यात्रियों की निर्बाध और कुशल आवाजाही की सुविधा के लिए अत्याधुनिक और संरचना सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। इसका समग्र उद्देश्य बंदरगाहों पर कार्गो के रुकने के समय और व्यापार लेन देन लागत को कम करना, क्षेत्रीय व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये हो गए आज के हमारे 25 प्रश्न, ठीक है, 100 तक पूरे हो गए। अब अगला टेस्ट जो चौथा टेस्ट आएगा उसमें भी चौथे का पहला पार्ट आएगा, उसमें भी ज्योग्राफी को शामिल किया जाएगा क्योंकि जितने सारे टेस्ट हो रहे हैं अगर इन सारे टेस्ट को लगा लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।